नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ खास मुद्दों पर बातचीत होती है, जो आप देखते ही हैं। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियरंजन भारती और बातचीत का मुद्दा है बांग्लादेश में हुए आंदोलन के बाद जो तख्तापलट हुआ और उसका असर भारत पर कितना होगा। क्या भारत में भी जिस तरह से भारत के कई नेताओं ने जो बयान दिए हैं, खास तौर पे सलमान खुर्शीद ने जो कहा है कि ये भारत में भी हो सकता है, तो क्या ये संभावना बनती है? और खास तौर पे हिंदू संगठन जो भी हैं भारतवर्ष में, उनको सांप क्यों सूंघ गई है? अभी इस मसले पर न तो सेकुलरवादियों ने, न कोई दूसरी पार्टी ने, किसी ने भी कोई खास बयान नहीं दिया है। इसका क्या कुछ मतलब है? खास तौर पे बिहार के सीमावर्ती इलाके में किस तरह से इस बांग्लादेश में जो आंदोलन हुआ है उसका असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए प्रियरंजन भारती जी का बहुत स्वागत है। आपका लाइव बिहार में सबसे पहले सवाल तो हमारा यही रहेगा कि जिस तरह से कल सलमान खुर्शीद ने कहा, एक दो और नेताओं ने कहा कि ये जो हुआ है वो भारत में भी होगा, क्या आपको दिख रहा है कि उसका असर भारत में होने वाला है? ये उकसाने की बात बोल रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है और जिस तरह से विपक्ष चारों खाने चित्त हुआ है, उनको कुछ लगता नहीं। उनको लगता है कि किसी भी तरह से भारत में एक ऐसा परिदृश्य उत्पन्न हो जाए कि लोग विद्रोह पर उतार हो जाए। अब जिस तरह के बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है वो बेहद दुखद और चिंताजनक है कि वो सीधे सीधे उससे गंध आ रही है कि भारत में भी हो सकता है। यानी ऐसे जिनके मन में इस तरह की कुंठा हो, जो लोग सोचते हैं कि कैसे वो भारत में उपद्रव कर दें, आतंकवादी वारदात कर दें और हिंसा फैलाएं, उनके मन में बीजारोपण होगा कि क्यों नहीं करना चाहिए जब हमारे नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आग में घी डालने का काम हो रहा है और उकसावा की कोशिश हो रही है ऐसे नेताओं की। और सबसे ज्यादा रविरंजन जी दुखद ये है कि एक सलमान खुर्शीद नहीं, अब बहुतेरे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे जा रहे हैं जो इस तरह की बात करते हुए इसे ट्रोल करवा रहे हैं कि भारत में कब होगा। यानी भारत में इस तरह की हिंसा, मारकाट और उपद्रव, जिसे क्रांति कहने के लिए ये मुंह अपने लपलपाए हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत को हिंसा और आगजनी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, भारत के लोगों को भड़का रहे हैं। ये चिंता की बात है, बहुत चिंता। लेकिन अभी तक किसी हिंदू संगठन ने, देखिए बांग्लादेश में देश की संसद में यहाँ पर जवाब देते हुए सरकार ने ये कहा कि वहाँ पर हिंसा हो रही है, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। लेकिन भारत में अभी तक किसी हिंदू संगठन ने या सरकार ने ही इसका कोई खुलकर विरोध नहीं किया। तो ये बड़ी चिंता की बात है। जो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करूंगा, जो हिंदुओं के हित की बात करता है, पूरी दुनिया में हिंदुओं को जागृत और एकजुट करने के लिए, उनकी कठिनाइयों और धर्म के नाम पर अपना संगठन चलाता है, उनको जोड़ता है, उनकी चुप्पी बड़ी घातक है। वो एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से ईरान में वहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग जो वहाँ उनको कहा जाता है जो ISIS द्वारा प्रताड़ित होते हैं, उनका नाम मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में, वो उन पर हमले होते हैं। वो उनकी पूजा पद्धति हमारे सनातन धर्म जैसी है। उन पर हमले की बात जब RSS के लोगों से की जाती है, वो कहते हैं कि हम सिर्फ हिंदू की बात करेंगे। लेकिन यहाँ तो हिंदू मारे जा रहे हैं, असुरक्षित है, उनकी बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती की जा रही है, उनके घरों में आगजनी की जा रही है, उनके मंदिरों पर आस्था के केंद्रों को जलाया भड़काया। वो लोग अक्षर असुरक्षित है। वो हर हाल में चाहते हैं कि उनका संरक्षण हो, उनके भय को दूर किया जाए। वो सहारा देने वाला कोई नहीं है। यहाँ बिहार से मैंने सीधा रिश्ता है, क्योंकि किशनगंज का इलाका, ये पूरा हमारा जो सीमांचल है वो बांग्लादेश से सटा हुआ है। ये सवाल बहुत पहले से ये उठता रहा है कि बड़ी संख्या में सीमांचल के इलाके में घुसपैठिए बांग्लादेश से लोग घुस कर आते हैं। इस बार भी जो हलचल है वहाँ बड़ी संख्या में लोग आएंगे। लेकिन बिहार के विधानसभा में नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि कोई घुसपैठिया नहीं आता, और उन्हीं की सरकार में शामिल सुशील मोदी चुपचाप ये सुन रहे थे। देखिए, बिहार में घुसपैठियों को लेकर के 80 के दशक में जबरदस्त आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने किया
और घुसपैठी अगर नहीं होते, मैं खुद साप्ताहिक दिनमान और जनसत्ता में भारत में क्या मिनी पाकिस्तान बनेगा ऐसा करके एक बांग्लादेशी घुसपैठियों से उनकी जो बढ़ती आबादी थी उस पर केंद्रित एक रिपोर्टाज, एक बड़ा लेख, शोध परख लिखा था। ये 86 की बात है। फिर बांग्लादेश में अगर भारत के सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, उनको बाजाबता तरजीह दी जाती है, उनको बसाया जाता है, वोट बैंक बनाया जाता है उनको। ये ट्रेंड आज से नहीं चल रहा, ये 70 के दशक। कौन कर रहा है? ये पॉलिटिशियंस करते हैं, पार्टियां करती हैं, इनको बसा करके, इनको घुसपैठ करा करके, उनको राशन कार्ड दिला करके, उनको सुविधाएं दे करके वो बनाते हैं कि हमारी ये वोट बैंक है, हमारी आबादी का हिस्सा हो गए। तो बिहार में जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल, ये सब ये कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता दल यू के साथ सरकार में रहती है। ये भी तो आज चिंता की बात है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब कांग्रेस शासन में हुआ और बिहार में कांग्रेस की सरकार में घुसपैठ को हरसक बढ़ावा दिया गया। ये पूरा बॉर्डर, ये किशनगंज को तो बोटल ऑफ द नेक कहा जाता है। किशनगंज का इलाका सबसे मुफीद है। आपने गौर किया होगा पिछले कई वर्षों में दुनिया भर के आतंकवादी जो भारत में हमला करने के लिए, भारत में आतंकवादी वारदात करने के लिए आते हैं, वो बारास्ता बांग्लादेश बिहार में प्रवेश करते हैं और बिहार से दिल्ली तथा अपने महफूज ठिकानों पर जाते हैं। 2 सेफ जोन है, एक नेपाल हथियारों की खेप आती है, हाँ, नेपाल और किशनगंज का बॉर्डर, फिर इधर रक्सौल बॉर्डर, मोतिहारी का इलाका भी। बिहार तो हमेशा से इनका चारागाह बना रहा है। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये नेता अपने वोट को साधने के लिए ऐसे मसलों पर चुप्पी साधे रहते हैं। आज पूछा जाए इस बिहार सरकार से कि तो आप पर क्यों खतरे की घंटी मर रहा है, आप पर क्या खतरा है जो आपने सारी पूरे प्रदेश में अलर्ट कर रखा है, सीमावर्ती जिलों के थानों को अलर्ट कर रखा है, क्यों खतरा है? अगर आपके यहाँ घुसपैठिए नहीं होते नहीं है तो फिर खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि वो शेख हसीना अभी भारत में आएगी और वहां जिस तरह से भारत विरोधी हमले की प्रवृत्ति देखी जा रही है वो खतरा है और वो खतरे की गुंजाइश बिहार में बढ़ सकती है। वो अगर उपद्रवी तत्व अगर बांग्लादेश की सीमाओं के रास्ते बिहार में प्रवेश कर गए तो निश्चित रूप से बिहार में विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकते हैं और वो आतंकवादी वारदात को, जो कोई उपद्रव को और बढ़ावा दे सकते हैं। बिहार का कोई भी नेता, राष्ट्रीय जनता दल जो खास तौर पे इस राजनीति में ज़्यादा शामिल है, उसके तरफ से भी कोई इस तरह का नहीं आया जब नीतीश कुमार की सरकार केवल कह रही है कि सीमा सुरक्षित है और हमारी सरकार अलर्ट पर है। रवि रंजन जी, मुझे इस बात पर बड़ी चिंता हो रही है, कुफ्त हो रही है सच कहूँ तो, कि सबके बकार बंद हो गए। क्यों मुंह में क्या गोंद या लेई लग गई? क्यों अभी जो आपने देखा भारत में अगर अल्पसंख्यक समाज के साथ कहीं हिंसा या कोई मारकाट होती है तो किस तरह से आसमान सर पे उठा लेते हैं। ये सारे के सारे जितने धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले लोग हैं और कुछ सो कॉल्ड मीडिया के लोग भी, वो बुरा एकदम आसमान सर पे उठाने जैसी भाषा बोलने लगते हैं। यहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई उनकी तरफ से तो कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। हैरत अंगेज ये है कि जो हिंदू संगठन है वो भी नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं बोल रहे। अब भाई आरएसएस जैसा संगठन जो हिंदू हित की बात करता है, वो हिंदुओं के मारे जाने पर चुप क्यों है? तो क्यों ये ऐसा, आपको क्या लगता है क्यों चुप हैं सब? देखिए, ये चुप क्यों है, अब ये तो शायद जवाब वही दे सकते हैं कि उनकी चुप्पी का मतलब क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति दुनिया में पैदा होती जा रही है कि लोग मारे जाएं, बेसाख्ता हमले हों उन पर, और ना तो कोई शांति दूत, ना भी संयुक्त राष्ट्र, ना बड़े नेता जो शांति की बात करते हैं दुनिया में, इजराइल और हमास के हमलों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग भी बांग्लादेश के उपद्रव पर मौन हैं। आखिर कब बोलेंगे वो? ये चिंता की बात है और सवाल उठता है कि क्यों है। तो ये समझ में अब आने लगा है कि क्यों है। वो चाहते हैं कि इस तरह से उपद्रव बढ़े
और उसकी आग में वो रोटियां स्वार्थ की सेके। यही फिलिस्तीन होता है। के मसले पर देश की संसद में फिलिस्तीन के नाम पर शपथ लेने लोग पहुंच जाते हैं। हाँ। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बिल्कुल। फिलिस्तीनियों के समर्थन में भारत की सड़कों पर माने इस बार तो मुहर्रम के समय भी झंडे लहराए गए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको घर से भगाया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस पर अभी तक कहीं से कोई बयान नहीं है। बांग्लादेश में आज हो रहा है। भारत में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित कर दिया गया, मार काट कर उनके साथ जिस तरह की ज्यादतियां की गई, उनको बाध्य कर दिया गया कश्मीर छोड़ने के लिए। इस पर क्या ये लोग चुप कभी बोले? इन्होंने कोई टिप्पणी की? बहुत आवश्यकता होती है तो शायद कहीं कोई एकाध नकार खाने में तूती की आवाज़ जैसा बोल देता है कि हाँ वहाँ पंडितों के साथ इस तरह से किया गया। लेकिन जब भारत में हुआ, आज बांग्लादेश में हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज जो वहाँ का है, हिंदू, वो मारा जा रहा है, उस पर वो क्या बोलेंगे? अपने देश में जो हमले हो रहे हैं, अपने देश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, उन हिंदू मर्दों पर अत्याचार, उनको मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर तो वो बोलते ही नहीं। और मेरे बिहार में खास तौर पर, चूँकि हम लोग चूँकि बिहार में रह रहे हैं, बातचीत हमारी बिहार पर केंद्रित है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में आप चलिए, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और ये पूरा इलाका जो है, अब जैसे यहाँ भी हिंदू बहुत सेफ नहीं है, जहाँ पर भी हिंदू हैं, बिहार में भी। लेकिन बिहार की सरकारों ने चाहे वो किसी की सरकार हो, कभी इस पर किसी सरकार ने कोई बातचीत नहीं की और इसकी चिंता सरकारों को नहीं रही। इसके पीछे आप कारण क्या है? देखिए, सब वोट बैंक की राजनीति है। आज की तारीख में अब सहूलियत से सरकार बना ली लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा घुसपैठियों की बात करती रही है, वो शायद विपक्ष में रहती है तब वो करती है। अब जब सरकार में आ जाती है तो घुसपैठिए उसे नहीं नजर आते हैं। आपने कहा भी, एक उदाहरण दिया, नीतीश कुमार की सरकार में भागीदार है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी भी तो प्रयास करती, कम से कम बांग्लादेश में हिंदू जो मारे जा रहे हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी कहाँ चिंतित नजर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा का सीधा मतलब है कि हम सहूलियत से सत्ता चाहते हैं, सत्ता में नहीं रहने तक हम मुद्दों को देखते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, फिर मौन हो जाते हैं, तब तो पट्टी बांध लेते हैं। तब तो फिर भी जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं उसका भी कोई मतलब नहीं। अब तो लगता है यही है कि राष्ट्रवाद की बात भी एक नारा है इनका सिर्फ। राष्ट्रवाद तब तक है जब तक कि हम देश में हिंदू भावनाओं को जागृत न कर दें और वोट को साथ न लें पूरी तरह से। हमें तो यही लग रहा है। अगर हिंदुओं के लिए आपके मन में रत्ती भर भी चिंता होती तो दुनिया भर के जहाँ कहीं भी हिंदू हमले से प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनकी बात आप करते, उनकी रक्षा की बात करते, उनके लिए उठ खड़े होते। लेकिन चुप्पी की चुप्पी साधे हुए ये सारे नेताओं की तरफ से, और आग में घी डालने का काम कुछ नेता कर रहे हैं। बिहार के लिए आप कितना खतरा समझ रहे हैं इसको? आप कितने बड़े खतरे के रूप में आप देख रहे हैं? देखिए रवि रंजन जी, बिहार के लिए खतरा तो है। मैं पत्रकारिता तो 70 के दशक से कर रहा हूँ और तब से ये देख रहा हूँ कि सीमावर्ती इलाके सबसे ज़्यादा घुसपैठ के, चाहे वो आबादी का मुस्लिम घुसपैठ, बांग्लादेश की घुसपैठ हो या फिर आतंकवादी घुसपैठ हो, हथियारों के आवाजाही के लिए घुसपैठ हो या नक्सल को बढ़ावा देने के लिए घुसपैठ हो, ये इलाके बॉर्डर वाले इलाके हमेशा से उनके लिए आसान रास्ता रहे हैं और उसी के मार्फत बिहार में आकर के यहाँ से वो दूसरे अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं जहाँ उनको वारदात बन जाए। असदुद्दीन ओवैसी भी खतरा तो बिहार को शुरू से रहा है, आज भी है। राजनीति के केंद्र के तौर पर ओवैसी भी इसीलिए किशनगंज के इलाके में। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी की पूरी आबादी वहाँ जिस तरह से बढ़ाई गई है, खास करके मैं इसलिए बढ़ाई गई की बात कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ 60 के दशक से जिस तरह से नेताओं ने, तब कांग्रेस सत्ता में थी और वो उन्हें घुसपैठ करा करके बसावट के लिए उनकी ज़मीन देना, उनको आवासीय व्यवस्था करा देना, उनके राशन कार्ड करा देना, उनके लिए सारे तरह के इंतजाम करा देना, तो वो इस बात का बल्कि सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो इनको बढ़ावा देते हैं, इनको घुसपैठ करा करके अपना वोट बैंक बनाते हैं ताकि उनकी राजनीति हमेशा खिलती रहे
और कहीं से कोई खतरा तो ये राजनीति माने देश के लिए आप कह रहे हैं कि ये खतरा है और इस तरह की राजनीति चल रही है, ये राजनीति खत्म कैसे होगी? अब ये खत्म तभी हो सकती है जबकि कोई इच्छा शक्ति वाला नेता इस तरह से पैदा हो कि नहीं, ये राजनीति जो देश को तोड़ने वाली है और जो मानवीयता के खिलाफ है वो खत्म होनी चाहिए। जो सरकारें हैं उनको ये दायित्व तो मिला है कि उस पेरिफेरी में उस संप्रभुता के साथ जो रहने वाले लोग हैं उनकी रक्षा हो, उनके हितों की रक्षा हो, उनका विकास हो। लेकिन ये आपको कोई दिख रहा है बिहार में ऐसा कोई नेतृत्व जो उभर कर आएगा और शायद इन मसलों पर भी उनकी चिंता होगी? अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ कुछ एक नई बात करते हुए जमात में खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जो नई बात कर रही है, आजमाना होगा, वो देखना होगा कि क्या वो कर पाते हैं और वो जो उम्मीदें जगा रहे हैं लोगों को वो पर कितना खरा। अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने पंचमुखी मंदिर के पास पटना में उन्होंने एक भंडारे का कार्यक्रम रखा और वहां पर जलाभिषेक करने के बाद भंडारा किया। वो तिरुपति मंदिर भी चले जाते हैं सब परिवार। भगवान शंकर सपने में आते हैं लालू जी को और उन्होंने मांस मछली खाना छोड़ दिया। वो जब वो हिंदू बनना रहता है तो वो लोग उसका प्रदर्शन करते हैं कि वो हिंदू हैं, और फिर हिंदू के खिलाफ जब बोलना रहता है तो उस पर भी वो बोलते हैं। तो आपको लगता है कि केवल वोट के लिए करते हैं? तो वो बिल्कुल। और क्या है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जब आपने देखा अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, इसमें किस तरह के मुद्दे गरमाए गए थे और गरमाने वाले कौन थे, उसके पीछे इंटेंशन, उनका मोटिव क्या था? आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे, लोगों के मन में इस तरह का भ्रम पैदा करना कि लोग भ्रमित हो जाएं और उसके खिलाफ वोट करें। अब तो वो संपन्न हो गया, चुनाव संपन्न हो गए, नतीजा क्या निकला वो सब कुछ आ गया। अब प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि 74 या 70 देंगे, मुसलमानों को टिकट देंगे। वो आबादी के हिसाब से संतुलन बिठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने तेजस्वी यादव के बारे में पूछा था, तो अब वो हिंदुओं को बांटने में, लोगों को भ्रमित करके लोगों के विभाजन कास्ट लाइन पर कराने में जितना हद तक सक्सीड कर सकते थे वो उन्होंने करने का प्रयास किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन जो जातीयता के नाम पर लोगों में विभेद कर रहे हैं वो हैं तो हिंदू, तो उनके बीच में ये भावना कैसे दे कि हम भी हिंदू हैं और हिंदू हित की बात करते हैं। जब हम तिलक लगाएंगे, जब हम मंदिर में जाएंगे, हम कर्मकांड करेंगे, तो लोग जो हमें देखने वाले, जो हमारे समर्थक हैं, फॉलोवर्स हैं, वो जानेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं, हमारे प्रति उनका वोट सुरक्षित रहेगा। ये वोट की ही राजनीति है। कभी ये मुस्लिम बन जाते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी हिंदू हित की बात करते हैं, बड़े हिंदू बन जाते हैं। ये सब वोटों के कारण होता है। तो अगर आपको सुझाव देना हो कि इन स्थितियों से बचना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो विश्व के शांति के ठेकेदार लोग हैं उनको आना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ एक वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि दुनिया भर में एक ऐसे नेता की रही है जो सबके साथ मिलजुल कर चलता हो, और लोकप्रियता की अपने हदें उन्होंने छू ली हैं। लोकप्रिय क्यों है? वो कई राष्ट्रों में शांति की बात करते हैं। आज बांग्लादेश में जो हालात हैं, मुझे ये लगता है कि अगर कोई नहीं बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र और दूसरे नेता जो शांति की बात करने वाले शांति दूत हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, तो भारत को आगे बढ़ना चाहिए, भारत को पहल करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा भारत पर है। आपने देखा कि जो हमले हो रहे हैं, हिंदू हित की बात करने वालों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और भारत विरोधी प्रवृत्ति है हमले की। इसलिए भारत को सबसे आगे आना चाहिए और तब पहल करनी चाहिए। तो चलिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। खासतौर पर बिहार के सीमांचल इलाके में इसका बहुत तेजी से असर देखने को मिलेगा, जैसा कि प्रियरंजन भारती जी कह रहे हैं। अगर राजनीति नहीं संभली और राजनीति करने वाले लोग नहीं संभले तो देश के सामने एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है।
तो इससे उबरने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर हमें बताइए कि हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, और अगर इस तरह की राजनीति से देश को बचना है तो देश को क्या कुछ करना चाहिए। और इस तरह की बातचीत और ज़्यादा देखने के लिए आप हर रोज़ देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार से जुड़िए और हर रोज़ देखिए वरिष्ठ पत्रकारों के साथ खास बातचीत। नमस्कार।